आपको एग्जांपल देता हूं, एक बहुत ही फेमस डेली सोप आता है अनुपमा, उसमें जो अनुपमा के हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे थे दैट इज गौरव खन्ना, अनुज कपाड़िया के नाम से। तो सपोज ये हमारा अर्थ है, ये हो गया हमारा अर्थ, ठीक है। यहां पर मैं खड़ा हूं, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं खड़ा हूं, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। अब लाइट और किस तरीके से बैंड होगी, इस तरीके से बैंड होगी, मुझ तक ये बैंड होकर के लाइट पहुंचेगी, ठीक है। मुझे ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट है यहां से आ रही है, तो मतलब कहां से आ रही होगी, इस डायरेक्शन से, लेकिन मुझे सोर्स ऑफ लाइट दिखाई एग्जैक्ट। शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग सभी ठीक होंगे। आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे, द चैप्टर ह्यूमन आई। मुझे लगता है कि सभी लोगों को लेक्चर 1 ह्यूमन आएगा देखा होगा सबने, और सभी को अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो आगे के टॉपिक्स आज हम इस लेक्चर 2 में कवर करते हैं। तो आइए, पहला ही लेक्चर के बाद जो हमारे टॉपिक्स रह गए थे, रिमेनिंग टॉपिक्स, आज जल्दी जल्दी उन सभी टॉपिक्स को वाइंड अप कर लेते हैं। तो मैं हूं विनय, VS2 एजुकेशनल स्पेस से। तो आइए आज हम आगे के रिमेनिंग चैप्टर्स करते हैं। तो लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस कर रहा था अबाउट डिफेक्ट ऑफ विजन। तो आइए देखिए, अभी कुछ डिफेक्ट्स हमारे रहते हैं। तो अगला डिफेक्ट की बारी है कैटरैक्ट, इंग्लिश में कैटरैक्ट, हिंदी में मोतियाबिंद। हालांकि सभी ने मोतियाबिंद तो अपने लाइफ में कभी ना कभी एक आध बार जरूर सुना होगा, लेकिन कैटरैक्ट वर्ड को शायद कुछ बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे। कैटरैक्ट बस एक इंग्लिश वर्ड है, उसका हिंदी ट्रांसलेट कर दो तो मोतियाबिंद। होता क्या है ये, अब इसके बारे में जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एज बढ़ती चली जाती है हमारी, जब जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं, हमारे जो सेल्स हैं कई बार डैमेज भी हो जाते हैं ओल्ड होने के साथ साथ, आई लेंस या फिर कॉर्निया के अंदर। तो जब हमारे सेल्स डैमेज होने लगते हैं, फटने लगते हैं, फटने के बाद वो सारे डैमेज्ड सेल इकट्ठा होकर के एक क्लाउड फॉर्मेशन कर देते हैं, बबल बना लेते हैं, जो कि हमारे आई लेंस के ऊपर आ जाता है। जैसे जैसे वो बबल हमारे आई लेंस पर आता रहता है, हमारा विजन ब्लर होता रहता है, हमें धीरे धीरे धुंधला दिखाई देने लगता है। लेकिन ये यही नहीं रुकता, धीरे 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 इस क्लाउड का, इस बबल का, इस कैटरैक्ट का साइज इंक्रीज होता रहता है। धीरे 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 ये पूरे क्रिस्टलाइन लेंस को कवर कर लेता है, और जब एक बार क्रिस्टलाइन लेंस कवर हो जाए तो उस आई से कंप्लीटली विजन ब्लॉक भी हो सकता है। और यही नहीं रुकता, जरूरी नहीं कि ये एक आई में हो गया तो दूसरी में ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारे के सारे वायरसेस, सारे के सारे बैक्टीरिया, सारे के सारे सेल्स घूमते रहते हैं, तो ये दूसरी आंख में भी ट्रांसफर हो जाता है। ठीक, इसका क्या चश्मा, इसका क्या इलाज है, या चश्मा पहनने से ये ठीक होगा? नहीं, चश्मे या लेंसेज से इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही इलाज है, दैट इज कैटरैक्ट सर्जरी। ऑपरेशन कराओ और छुटकारा पाओ, मतलब क्रिस्टलाइन लेंस को ही इसमें कंप्लीटली चेंज कर दिया जाता है। क्यों? इससे हमारा लेंस डैमेज होता जाता है, इसलिए हमें कंप्लीटली लेंस ही चेंज कराना पड़ता है। ठीक है, तो ये था कैटरैक्ट और इसके रीजंस, किस वजह से कैटरैक्ट होता है। देखने में दिखाई देता है ये इस तरीके का, हमारे आई लेंस के ऊपर एक बबल आता है, और अच्छा ये 2 कलर का होता है, ये व्हाइट भी होता है, ब्लैक भी होता है। अगर व्हाइट कलर का क्लाउड आ जाए तो सामने वाले पर्सन को इजीली दिख जाएगा कि ब्लैक बॉल पे कुछ ना कुछ व्हाइट स्पॉट दिख रहा है, आंख के अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। लेकिन अगर ब्लैक कलर का बॉल के ऊपर आए तो वो सामने वाले पर्सन को दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसको होगा उसका तो विजन ब्लर ही रहेगा, उसे पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कैटरैक्ट। आइए चलते हैं दूसरे डिफेक्ट की तरफ। हाँ जी, अब ये बड़ी ही अजीब सी बीमारी है जिसका नाम है एस्टिग्मेटिज्म। आइए देखते हैं इस बीमारी में होता क्या है, इस डिफेक्ट में होता क्या है। पहले समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमें सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला जो सिम्टम है, इसमें हमें हेडेक होने लगता है, आंखों के अंदर
पेन क्रिएट होने लगता है, आंखें बिल्कुल हैवी रहती हैं, भारी रहती हैं, दर्द होता रहता है। ठीक, हमें ब्लर विजन भी दिखता है, डिस्टॉर्टेड भी दिखता है। डिस्टॉर्टेड का मतलब ऐसा समझो जैसे मैंने एक चश्मा पहना हुआ है, अब उस चश्मे के ग्लास के ऊपर मैंने ऐसे ब्लैक कलर के स्पॉट्स बना दिए। स्पॉट्स बनाने के बाद मैं चश्मा पहनूंगा तो जहां वो ब्लैक स्पॉट होगा वहां की इमेज मेरे रेटिना पे फॉर्म नहीं होगी। ठीक, उस जगह गैप ही रहेगा, इसको कहेंगे हम डिस्टॉर्टेड इमेज। ब्लरी इमेज बनती है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। वेवी इमेजेस बनती है, मतलब ऐसे ऐसे इमेज कंप्लीटली ऐसे ऐसे वेव करती रहती है। सबसे बड़ा एग्जांपल है, अगर ऐसे पेशेंट को जिसको एस्टिग्मेटिज्म है उसके पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही लाइन एक साथ ड्रॉ कर दी जाए, या ऐसी सड़क पर खड़ा कर दिया जाए जिसपे एक सड़क इस तरीके से जाए और एक सड़क इस तरीके से जाए, तो वो सड़क उसको सीधी दिखाई देगी नहीं, वेव करती हुई दिखाई देगी। एस्टिग्मेटिज्म जो है ये ट्रीटेबल है क्या? बिल्कुल, ये ट्रीटेबल है। ठीक, कैसे है? इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे लेंस और कॉर्निया को ही चेंज कर दिया जाता है, तो हमारा जो है पूरा का पूरा ये एस्टिग्मेटिज्म क्योर हो जाता है। लेकिन इसका भी कोई चश्मा नहीं है। ठीक, अच्छा, रीजन बीइंग ये होता कब है? सबसे बड़ा रीजन है कि ये जेनेटिकली होता है, मतलब ये बचपन से हो सकता है, इनहेरिट कर सकती है ये डिजीज, या फिर ये डिफेक्ट इनहेरिट कर सकता है कि अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों में ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर इनहेरिट नहीं हुई तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई होगी। कैसे? आई के अंदर कोई डैमेज हो जाए, हमारा एक्सीडेंट हो जाए, तब हमारा आई लेंस और कॉर्निया डैमेज हो जाए, लेंस की शेप चेंज हो जाए, बेसिकली तब होता है ये। ठीक है, या फिर हमने कुछ सर्जरी कराई है और हमारा लेंस जब बढ़िया तरीके से सिलरी मसल्स में अटैच नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लेंस की शेप चेंज हो गई, तो लेंस की शेप चेंज होने की वजह से एस्टिग्मेटिज्म हमें देखने को मिलता है। और इसका क्योर जरूर है, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन कराना पड़ता है, चेंज ही कराना पड़ता है लेंस, क्योंकि लेंस या कॉर्निया ही इसमें चेंज शेप कर लेता है। ठीक है, समझ में आ गया? आप देख पा रहे होंगे थोड़ा ब्लरी ब्लरी इमेज, इसमें ऐसे वेवी सी इमेज भी बन रही है, ब्लरी ब्लरी भी इमेज बन रही है। ठीक है, इस तरीके का इसमें हमें विजन मिल जाता है, डिस्टॉर्टेड विजन भी देखने को हमें इसमें मिलता है। ठीक, आइए चलते हैं अगले डिफेक्ट ऑफ विजन की तरफ। देखिए, अगला डिफेक्ट ऑफ विजन है हमारा कलर ब्लाइंडनेस। बड़ा ही आसान सा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। कलर ब्लाइंडनेस की अगर हम बात करें तो ऐसा समझो हमारी जिंदगी से कुछ रंग उड़ जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कलर ब्लाइंडनेस में, जब ये डिजीज स्टार्ट होती है तो क्या होता है, हमें सिर्फ दो कलर स्टार्टिंग में पहचानने बंद हो जाते हैं, हम नहीं पहचान पाते उन दो कलर्स को। और वो कलर्स कौन से हैं? रेड और ग्रीन, लाल और हरा रंग। अगर कोई लाल रंग की टी शर्ट या लाल रंग का फ्लैग दिखाएगा, या ग्रीन रंग की टी शर्ट, ग्रीन रंग का फ्लैग, या ग्रीन कलर का या रेड कलर का कुछ भी ऑब्जेक्ट हमारे सामने आएगा, तो हम उस कलर को देखकर बता ही नहीं पाएंगे कि ये रेड है या ग्रीन है। क्यों? इस तरीके से मानो हमारे ब्रेन से रेड और ग्रीन कलर की इंक उड़ गई है, रेटिना पे ग्रीन और जो रेड कलर है उसकी वेव्स एक तरह से जा ही नहीं रही, पहचान ही नहीं पा रहे। उसके अलावा मैं कुछ भी कलर कह दूंगा लेकिन रेड और ग्रीन नहीं कहूंगा अगर ये डिजीज मुझे होगी, ये डिफेक्ट ऑफ विजन मुझे होगा। क्या और इसकी सिविरिटी होती है? क्या ये बीमारी बढ़ सकती है, डिफेक्ट बढ़ सकता है? यस, बढ़ सकता है। जैसे जैसे इसकी सिविरिटी बढ़ती जाती है तो धीरे धीरे और कलर्स भी हमारे ब्रेन से कह लो, हमारे फीड से कह लो, मेमोरी से कह लो, वाइप आउट होते चले जाते हैं। ठीक, जैसे उसके बाद जाएगा येलो, देन ब्लू, ये कलर्स हमारी आईज से इरेज हो जाते हैं, हमारे इंक खत्म हो जाती है। ठीक, धीरे धीरे और सिविरिटी बढ़ जाए और ज्यादा खतरनाक हो जाए तो जितने कलर्स हैं सभी के सभी हम पहचान नहीं पाते। जैसे पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे, इसी तरीके से हमारी जिंदगी हो जाती है। कुछ भी इमेज हमें बन के दिख रही है हमारी रेटिना पे, उसके अंदर कोई कलर नहीं रहेगा। जितने भी लाइट कलर्स है वो हमें व्हाइट दिखाई देंगे, जितने भी डार्क कलर्स है वो हमें ब्लैक दिखाई देंगे। अच्छा, कलर्स उड़ क्यों रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है हमारे आई के अंदर जो वो कलर्स हमें आइडेंटिफाई कर ही नहीं पा रहे हम? ठीक, तो हमारे आंख के अंदर दो तरीके के सेल्स होते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, रोड्स एंड कोन्स। तो जो कोन सेल्स होते हैं ना हमारे, वो होते हैं
कैसे? ब्राइट लाइट सेंसिटिव, यानी जो ब्राइट लाइट्स आती है वो उनको आगे पास कराते हैं, उनको आइडेंटिफाई कराते हैं, और कोन सेल की क्या करते हैं? कलर्स को भी आइडेंटिफाई कराते हैं। तो जब कोन्स सेल हमारी आईज के क्या होंगे? डैमेज होंगे या एब्सेंट होंगे, एब्सेंट भी हो सकते हैं, एब्सेंट होंगे तो बचपन से ही हमें कलर ब्लाइंडनेस होगी, और बाद में अगर डैमेज हुए भी है तो वो क्या होगा? कोन सेल्स की वजह से ही हमारी आईज जो है वो कलर डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। तो सिंपल सी बात है, कोन्स के वजह से कलर ब्लाइंडनेस होती है। तो अगर कोन्स नहीं होंगे या फिर डैमेज होगा तो हमें हो जाएगी कलर ब्लाइंडनेस। क्या इसका कोई इलाज है? नहीं, इसका कोई इलाज है ही नहीं। चश्मा नहीं, ऑपरेशन नहीं। आपको एग्जांपल देता हूं, एक बहुत ही फेमस डेली सोप आता है अनुपमा, उसमें जो अनुपमा के हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे थे दैट इज गौरव खन्ना, अनुज कपाड़िया के नाम से। तो उन देख लो, वो तो क्या है? बड़े एक्टर हैं, उनको भी क्या है? कलर ब्लाइंडनेस है। मुझे कब पता लगा था? क्या मुझे फोन किया था? नहीं, बिग बॉस आया था, मैंने बिग बॉस में देखा था, सलमान खान सर कह रहे थे उनको कि ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग को पिक कीजिए। ग्रीन और रेड बेसिक दो कलर, वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाए कौन सा ग्रीन है कौन सा ब्लैक है, या सॉरी रेड है, ठीक है ना। तो रेड और ग्रीन फ्लैग वो चूज ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा, दिख ही नहीं रहे उनको ये दो कलर्स, ठीक है। अब क्या ये ठीक नहीं? अगर वो इतने फेमस है, इतने बड़े एक्टर है, इतने पैसे वाले हैं, तो क्या वो ठीक नहीं करा लेते? करा लेते, लेकिन इसका इलाज है ही नहीं, ठीक है। तो ये इनक्योरेबल डिजीज है, लेकिन ये जरूरी नहीं है इनहेरिट होगी या नहीं होगी। मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो भी सकती है जेनेटिकली ये पास, और नहीं भी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर होगी तो यानी बचपन से ही कोन सेल्स हमारे एब्सेंट हो गए सेकेंड जनरेशन में, ठीक है। तो आई होप सारे के सारे आपको डिफेक्ट ऑफ विजन इस वीडियो के अंदर हमारे क्लियर हो चुके होंगे। कुछ डिफेक्ट ऑफ विजन हमने लेक्चर 1 में किए थे, और आज जो रिमेनिंग डिफेक्ट ऑफ विजन थे लेक्चर 2 में फिनिश हो गए हैं। तो ये हमारा ह्यूमन आई वाला जो पार्ट था, जिसमें हमने आई के बारे में और डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में पढ़ा। अब आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर के आधे भाग के बारे में, जिसके अंदर हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट किस तरीके से रिफ्रैक्ट करती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रिफ्रैक्ट का मतलब क्या होता है। आइए देखते हैं। देखिए, जब भी कोई लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और पढ़कर वापस चली जाए तो उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर वो लाइट रे पड़े और पढ़ करके फॉल करके वापस ना मुड़े बल्कि आर पार चली जाए, तो जब आर पार जाएगी उसी को कहेंगे रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है या किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू पास हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। आइए रिफ्रैक्शन समझते हैं किस तरीके से होता है, और अगर एक रिफ्रैक्शन दोबारा से हो जाए तो क्या वो रिफ्रैक्शन कहलाएगा, ये भी डिस्कस करते हैं। देखिए, ये हमने ग्लास प्रिज्म लिया है। प्रिज्म एक ट्रायंगुलर शेप में है 2D अगर हम देखें तो। अब देखिए, अब ये जो लाइट रे है इस प्रिज्म पे फॉल कर रही है। कोई भी लाइट रे किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है तो उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं उसको? इंसिडेंट रे। जब भी कोई लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। तो ये जो रे है इसका नाम हुआ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जब प्रिज्म पे फॉल करेगी तो ये अभी एयर में है या वैक्यूम कह लो, एयर कह लो, एक ही बात है। हम यहां पर अर्थ पे हैं तो इस समय मैं एयर यूज कर रहा हूं। तो लाइट रे इस समय इंसिडेंट रे एयर में है। जैसे ही हम प्रिज्म को सामने रखेंगे वो प्रिज्म पे पड़ करके उसके अंदर ट्रेवल करेगी, यानी एयर से ग्लास में चली जाएगी, मीडियम हो जाएगा चेंज, ठीक है। अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई, आर पार चली गई, यही हुआ रिफ्रैक्शन। अच्छा, एक चीज बड़े ध्यान से देखेंगे, ये लाइन अगर सीधी जाती तो ऐसे जानी चाहिए थी, क्योंकि लाइट तो सीधी ट्रेवल करती है, लेकिन ये लाइट रे बेंड हो गई। क्यों बेंड हुई? क्योंकि इसका मीडियम चेंज हुआ है। जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट हमेशा बेंड होती है, या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है या नॉर्मल से दूर बेंड होती है, ठीक है। अब ये देखिए, ये है हमारा
नॉर्मल। ये जो डॉटेड ग्रीन डॉटेड लाइन है ये है हमारा नॉर्मल। ठीक, सीधी जाती तो ऐसे जाती, लेकिन ये लाइन बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसा कब होता है? जब लाइट रे रेयरर मीडियम से ट्रेवल करती है डेंसर मीडियम में। अब ये रेयरर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया था चैप्टर 9 लाइट में, लेकिन दोबारा से इसका मैं रिव्यू आपको दे देता हूं। रेयरर मीडियम वो मीडियम होता है जो लाइटर होता है, हल्का मीडियम होता है, जैसे कि हवा। कंपैरेटिवली मैं बात कर रहा हूं ग्लास के। ग्लास कैसा है? भारी मीडियम है। ठीक है, तो जो भारी मीडियम होता है उसको हम डेंसर मीडियम कहते हैं, जो हल्का मीडियम होता है उसको हम रेयरर मीडियम कहते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे पानी और चाशनी। पानी हल्का है या चाशनी हल्की? पानी हल्का है, तो पानी रेयरर मीडियम हो गया और चाशनी डेंसर मीडियम। यानी कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो डेंसर, जिसकी डेंसिटी कम वो रेयरर। ठीक है, तो यहां देखेंगे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है। क्लियर है यहां तक? हाँ जी, देखिए अब ये जो रिफ्रैक्ट हो चुकी है रे, इसका नाम हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टेड रे। अब ये रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल कर रही है प्रिज्म में, कर रही है, फिर बिल्कुल कॉर्नर पे आ गई और दोबारा से एयर में निकल गई। दोबारा से क्या हुआ? मीडियम चेंज हुआ, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है, आर पार गई है, तो अब भी क्या रिफ्रैक्शन हुआ? नहीं, रिफ्रैक्शन सिर्फ इंसिडेंट रे के अंदर होता है, रिफ्रैक्टेड रे के अंदर नहीं होता। अगर रिफ्रैक्टेड रे है और दोबारा से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो उसको हम इमर्जेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? इमर्जेंस। लगता रिफ्रैक्शन की ही तरह है, बस वो इंसिडेंट रे में होता है और ये रिफ्रैक्टेड रे में होता है। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे दोबारा से बाहर गई, लग रहा रिफ्रैक्शन है, बस इसका नाम बदल दो, क्या हो जाएगा? इमर्जेंस। ठीक है, तो इस रे को कहेंगे हम इमर्जेंट रे। कैसी रे कहेंगे? इमर्जेंट रे। अब इमर्जेंट रे इस तरीके से ट्रेवल करेगी। क्यों? अगर ये सीधी जाती, फॉर एग्जांपल सीधी जाती तो ऐसे निकल जाती, इस तरीके से सीधी निकल जाती ये, लेकिन ये क्या हुई? बेंड हो गई। क्यों? अब कैसा मीडियम है ये? डेंसर मीडियम है, क्योंकि ये प्रिज्म है, ग्लास का बना हुआ है और ये एयर है, तो इस बार जो है डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। तो रेयरर मीडियम में जब भी जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट बेंड होगी। देखिए ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, लाइट ऐसे जा रही है। अगर ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती तो इधर की तरफ होती, लेकिन क्या हो रही है? ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रही है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ ट्रेवल कर रही है। क्लियर? आइए देखते हैं, अगर फॉर एग्जांपल जो हमारी इमर्जेंट रे है वो सीधी आ रही होती तो वो कहां से आ रही होती? यहां से आ रही होती। ठीक है, लेकिन वो यहां से आई है, बेंड हो गई है। बताया क्यों? क्योंकि वो डेंसर से रेयरर मीडियम में गई है। क्लियर है? तो इस तरीके से इंसिडेंट रे आती है, फिर वो रिफ्रैक्ट होती है एंड देन इमर्जेंट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके एंगल्स की। कितने डिग्री ऑफ एंगल्स कोई लाइट रे बेंड होती है या कितने एंगल पे फॉल करती है? आइए बात करते हैं। किसी भी चीज का एंगल मेजर करने के लिए हम हेल्प लेते हैं नॉर्मल की। नॉर्मल से ही मेजर करते हैं। जैसे इस केस में ये नॉर्मल था, अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है वो कहलाएगा एंगल आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, कि कितने एंगल से इंसिडेंट रे प्रिज्म पे फॉल कर रही है। ठीक, वो कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और किससे मेजर करते हैं? नॉर्मल से मेजर करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब हम रिफ्रैक्टेड रे का एंगल कि कितने डिग्री ऑफ रिफ्रैक्टेड रे बेंड होगी वो मेजर करेंगे, वो भी नॉर्मल से ही करेंगे। तो ये नॉर्मल ये रहा सेम। अब नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कि कितने एंगल से लाइट रिफ्रैक्ट कर गई है। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं इमर्जेंट रे की। तो इमर्जेंट रे का भी एंगल हम किससे मेजर करेंगे? नॉर्मल से। यहां के लिए नॉर्मल ये रही। अब नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इमर्जेंस, यानी कि कितने डिग्री ऑफ एंगल इमर्ज लाइट हुई है।
ठीक है, तो ये थे 3 एंगल। अब ये टॉप पे आप देख रहे हो, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। कितने बेंड, कितना ट्रायंगुलर शेप किसी प्रिज्म की है, वो कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। अब ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको कहा था अगर लाइट रे ऐसे आ रही होती तो ऐसे चली जाती, ठीक है ना, इंसिडेंट रे, और इमरजेंट रे सीधी आ रही होती तो यहां से आ रही होती है। अब ये जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है हमने, जो रियल नहीं है, तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि लाइट ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन ऐसे चली गई, यानी कि अपने पाथ से डेविएट हो गई, अपने रास्ते से डेविएट हो गई, बदल गई डायरेक्शन उसकी। कितनी बदली? इतनी बदली भाई, ऐसे जाना था ऐसे आ गई। तो ये जो डेविएट हुई है लाइन, अपने पाथ को चेंज किया है, इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। कितने एंगल से ये डेविएट हुई है, समझ में आ गया? ये सारी डिटेल्स हमने यहां पर मेंशन की गई है कि कौन सी इंसिडेंट रे है, कौन सी रिफ्लेक्टेड रे है, कौन सी इमर्जेंट रे है, और सारे एंगल्स भी यहां पर मेंशन्ड है। आई होप प्रिज्म के थ्रू आप सभी को रिफ्रैक्शन हो गया होगा क्रिस्टल क्लियर। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक है हमारा, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। देखिए व्हाइट लाइट की अगर हम बात करें, जनरली जो सन रेज होती है या सनलाइट होती है, उसको हम कंसीडर करते हैं व्हाइट लाइट। अब बात करते हैं व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन क्या होता है। सिंपली डिस्पर्जन होता है डिवाइड होना, टूटना, ठीक है ना। होता क्या है देखेंगे। अब अगर हम प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट फॉल कराएं, क्या करें, ग्लास प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट फॉल कराएं, तो वो जैसे ही प्रिज्म के ऊपर फॉल करेगी, वो अलग अलग 7 कलर्स में ब्रेक हो जाएगी। व्हाइट लाइट क्या होगी, 7 कलर्स में ब्रेक हो जाएगी। और वो कलर्स कौन से हैं, वेब ग्योर। देखेंगे वेब ग्योर, V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। ये सारे कलर्स एक ही व्हाइट लाइट के अंदर छुपे होते हैं और उसी से सेपरेट होंगे, डिवाइड होंगे, ठीक है। तो डिवाइडेशन, टूटना, क्या कहलाता है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट या फिर डिस्पर्जन कहलाता है। अब ये सातों के 7 कलर आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे। ये जो सातों के 7 कलर है हमारे, ये ऐसे होते हैं कि एक कलर के बाद कोई गैप नहीं होता, अगला नेक्स्ट हो जाता है बिल्कुल चिपका हुआ, फिर उसके अगला कलर बिल्कुल चिपका हुआ। तो एक तरह से ये बैंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक बैंड बनाते हैं 7 कलर्स का। इसी बैंड को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब बैंड ऑफ 7 कलर्स, ठीक है ना। 7 कलर का जुड़ा होना क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है। 2 तरह की लाइट होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट और पॉलीक्रोमेटिक लाइट। पॉलीक्रोमेटिक लाइट का मतलब है, यहां पे लिखा हुआ है, जब एक लाइट मल्टीपल कलर्स में ब्रेक हो सके तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। और जो लाइट मल्टीपल कलर्स में ब्रेक ना हो उसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। समझ में आ गया? तो ध्यान दो, मैंने मोनोक्रोमेटिक क्या कहा है, जिसको कोई भी कलर ना शो हो, ना डिवाइड हो। तो हमने अभी अभी कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा था ना, तो कलर ब्लाइंडनेस को मोनोक्रोमेसी भी कहते हैं, क्योंकि सारे कलर्स उसमें चले जाते हैं, वाइप आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो मोनोक्रोमेसी या फिर मोनोक्रोमेटिक का मतलब जो डिफरेंट कलर्स में ब्रेक ना हो। पॉलीक्रोमेटिक लाइट का मतलब जो डिफरेंट कलर्स में ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से एक बैंड ऑफ 7 कलर्स मिलता है जो कि हमें रेनबो की तरह दिखाई देता है। तो रेनबो जब हम पढ़ेंगे तब भी सेम कलर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। और ये कहा सभी ऑब्जेक्ट पे हो जाता है, सभी ग्लास में होता है, नहीं, पर्टिकुलर चीजों पे होता है। ये ग्लास प्रिज्म पे ही व्हाइट कलर जो है 7 कलर्स में डिस्पर्स होगा, यानी कि ब्रेक होगा। ऐसा नहीं कि किसी भी ग्लास के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये सारा का सारा डिवाइड हो जाए, ऐसा कंपलसरी नहीं होता, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक है हमारा है रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। अब ये जो बैंड ऑफ 7 कलर्स हमने बात की, 7 कलर जो टूट गए व्हाइट लाइट में, अगर हम इन्वर्टेड प्रिज्म, उल्टा प्रिज्म वेब ग्योर के सामने, स्पेक्ट्रम के सामने प्लेस कर दें तो क्या होगा, वापस से उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। कैसे, प्रिज्म उल्टा, प्रोसेस उल्टा।
व्हाइट कलर 7 कलर्स में ब्रेक हुई विबग्योर में। अब विबग्योर पड़ा किसके ऊपर? प्रिज्म के ऊपर। तो वापस से विबग्योर जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगा व्हाइट लाइट में, दोबारा से उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। इसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। सिंपली प्रिज्म के आगे एक और इन्वर्टेड प्रिज्म, इन्वर्टेड रखना जरूरी है। अगर हम सीधा प्रिज्म रखेंगे, इरेक्ट प्रिज्म रखेंगे, तो कोई भी डिफरेंट नहीं होगा, विबग्योर के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, वो व्हाइट लाइट में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए कैसा प्रिज्म होना चाहिए? सामने इन्वर्टेड प्रिज्म होना चाहिए। क्लियर? आई होप समझ में आया हो। अगला टॉपिक चलते हैं। देखिए, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम में मैंने अभी अभी आपको बताया था कि रेनबो फॉर्मेशन होती है, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया अभी पिछले टॉपिक में कि विबग्योर में व्हाइट लाइट ब्रेक होती है। तो देखेंगे बेटा किस तरीके से जो हमारा रेनबो है फॉर्म होता है। रेनबो कब दिखता है हमें? दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली में कब दिखता है? बारिश के बाद। ऐसा क्यों बारिश के बाद जरूरी क्यों है? बारिश इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि जो रेन ड्रॉप होती है ना, बारिश की पानी की जो बूंद होती है, वो एक्ट करती है प्रिज्म की तरह, बिल्कुल प्रिज्म की तरह एक्ट करती है। अब प्रिज्म की तरह एक्ट कर रही है तो उसके ऊपर जो सनलाइट पड़ेगी वो डिस्पर्स हो जाएगी। कैसे होगी? आइए देखते हैं। इस तरीके की रेन ड्रॉप है। अब रेन ड्रॉप पे क्या हो रहा है? व्हाइट लाइट फॉल कर रही है। तो ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे हो गई। फिर एक मीडियम से, एयर से वाटर ड्रॉपलेट में पानी के अंदर लाइट रे हुई है, यानी कि रिफ्रैक्शन हुआ है। तो इसमें कुछ पर्टिकुलर प्रोसेसेस है रेनबो फॉर्मेशन के अंदर, 3। तो आप ध्यान से देखेंगे, सीक्वेंशियल चलेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस के थ्रू चलेंगे कि कौन सा इवेंट पहले होगा, कौन सा इवेंट बाद में होगा। तो सबसे पहला जो इवेंट होगा वो होगा रिफ्रैक्शन। क्या होगा? रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि पानी के अंदर लाइट ट्रेवल की गई है। उसके बाद क्या होगा? डिस्पर्जन। क्या होगा? डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मतलब अभी अभी बताया, 7 कलर में व्हाइट लाइट का ब्रेक होना। ठीक है, तो ये तुरंत के तुरंत क्या हो जाएगा? डिस्पर्ज होगी लाइट। यहां पे ये डिस्पर्ज हो जाएगी ऐसे बहुत सारी लाइट। ठीक, डिस्पर्ज होने के बाद क्या होगा? बिल्कुल दूसरे एंड की तरफ, दूसरी बाउंड्री की तरफ एयर ड्रॉपलेट की विबग्योर जाएंगे और टकरा के वापस मुड़ जाएंगे। ये हो गया रिफ्लेक्शन। क्या हुआ? रिफ्लेक्शन। क्योंकि ये ड्रॉपलेट के अंदर हो रहा है तो इसको हम कहेंगे इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? तो 3 प्रोसेसेस के बारे में मैंने बताया। सबसे पहले जो प्रोसेस हुआ इसके अंदर वो हुआ रिफ्रैक्शन। उसके बाद जो इवेंट अकर किया वो क्या किया? डिस्पर्जन, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। और जो थर्ड हमारा इवेंट हुआ वो हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस बार रिफ्लेक्शन हुआ है क्योंकि लाइट रे पड़ करके आर पार नहीं बल्कि वापस मुड़ गई, और जब वापस मुड़ेगी दोबारा से ये रेन ड्रॉप के बाहर चली जाएगी और सारा का सारा जो भी स्पेक्ट्रम है हमें एयर ड्रॉपलेट से बाहर आकर के इस कर्व शेप में दिखाई देता है। समझ में आ गया? ठीक, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा रेनबो फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। रेनबो की एक खासियत होती है कि वो हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सन दिखाई देगा, मतलब सन की उल्टी डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये स्क्रीन जो आपको दिख रही है, मैं कहूं यहां पर बन रहा है रेनबो, क्लियर, और मैं इस तरफ फेस करके खड़ा हूं और सन है मेरे पीछे। अब मैं बीच में हूं, सन पीछे है और रेनबो आगे है मेरे, तो मुझे रेनबो दिखाई देगा क्योंकि मेरे लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए रेनबो और सन। लेकिन सन भी इधर हो, रेनबो भी इधर हो, मुझे दिखाई नहीं देगा। सिर्फ और सिर्फ किसको दिखाई देगा? जो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सन खड़ा होगा। सेम रेनबो मुझे दिखाई दे रहा है लेकिन इस स्क्रीन के आगे कोई खड़ा होगा उसको दिखाई नहीं देगा। क्यों? उस पर्सन के लिए रेनबो और सन सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये एप्लीकेशन है कि तभी दिखाई देगा जब क्या होगा? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सन कोई पर्सन खड़ा होगा, तभी उसको विजिबल होगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब ध्यान से एक बार इसको पढ़ लेते हैं। अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम appearing in the sky after a rain shower. It is caused by dispersion of sunlight by a tiny water droplet.
present in the atmosphere, a rainbow is always formed in a direction opposite to that of sun. ठीक है ना, सन की opposite direction में हमें देखने को मिलता है. The water droplet act like small prism. They refract and disperse the incident sunlight, then reflect it internally and finally refracted again. तो देखो ये जो चौथा हमारा प्रोसेस हुआ था, यहां पे दोबारा से रिफ्रैक्ट हुआ, कोई नया प्रोसेस नहीं हुआ, इसलिए मेंशन नहीं किया मैंने. ठीक है ना, आप लिख लो चौथा जो प्रोसेस है दोबारा से रिफ्रैक्शन हुआ, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल की है, सेम चीज. ठीक है, उसके बाद हमें पूरा का पूरा रेनबो फॉर्मेशन दिख जाता है. ठीक है, इस तरीके से फॉर्म होता है रेनबो और हमें दिखाई देता है. आई होप ये भी टॉपिक हो गया होगा आपको क्रिस्टल क्लियर. अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. जैसे कि आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं एटमॉस्फेयर के बारे में, एटमॉस्फेयर मल्टीपल लेयर्स का कॉम्बिनेशन है. बहुत सारी अलग अलग लेयर्स मिलकर के एटमॉस्फेयर बनाती है. उन सभी गैसेस की, उन सभी लेयर्स की जो डेंसिटी होती है वो भी अलग होती है. कोई लेयर एटमॉस्फेयर की हैवी होती है, कोई लेयर एटमॉस्फेयर की लाइट होती है. तो जो लाइट लेयर होगी उसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, जो डेंस होगी लेयर उसके अंदर लाइट की स्पीड स्लो होगी. क्यों? ऐसा समझो, एक सड़क है, बिल्कुल साफ है, कोई भी ट्रैफिक नहीं है, तो हमारी बाइक बहुत तेजी से जा सकती है. लेकिन उस पे गड्ढे डाल दो, स्पीड ब्रेकर डाल दो, ट्रैफिक डाल दो, तो क्या हम तेज चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे. क्यों? इस बार हो गई भीड़ भाड़, इस वजह से हमारी स्पीड स्लो हो गई. इसी तरीके से जो लाइटर मीडियम होता है, लाइटर वेव होती है, लेयर होती है, उसमें हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो फास्ट चलती है, क्योंकि उसके बीच कोई ऑब्स्टेकल नहीं होते, पार्टिकल्स इतने ज्यादा नहीं होते, रास्ते बहुत होते हैं. लेकिन जैसे ही मीडियम हैवी हो जाता है, लेयर हमारी एटमॉस्फेयर की हैवी हो जाती है, तो वहां पे ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं बहुत ज्यादा, तो वो लाइट ट्रेवल सीधी तेजी से नहीं कर पाते. इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं. हाँ जी, बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. अब रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता था? जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, वही हो रहा है यहां पर भी. लाइट रे क्या हो रही है? वैक्यूम से हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रेवल कर रही है. अब जब भी हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वो सेम हम डिस्कस करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. बट फिर भी हमें बहुत चीजें जो है अजीब सी दिखाई देती हैं, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. कैसे होता है? ध्यान से देखेंगे पहले बात. अब बात करें अगर हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की, तो सपोज ये हमारा अर्थ है, ये हो गया हमारा अर्थ. ठीक है, यहां पर मैं खड़ा हूं, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं खड़ा हूं, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है. अब लाइट रे कोई भी ट्रेवल कर रही है इस तरीके से, ये लाइट रे ट्रेवल करके आ रही है. ठीक है, जब लाइट रे ट्रेवल कर रही है, बिल्कुल सीधी ट्रेवल कर रही है. अभी ये क्या है? हमारा वैक्यूम. वैक्यूम से ट्रेवल कर रही है. वैक्यूम से जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, तो एक थिक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इसको देखने को मिलेगा, जिसकी अलग अलग डेंसिटीज होगी. जब अलग अलग डेंसिटीज होंगी तो लाइट क्या होगी? अलग अलग तरीके से चलेगी, स्पीड अलग हो जाएगी, और रेयरर से डेंसर में जा रही है या डेंसर से रेयरर में जा रही है, मैंने आपको बताया था जरूर बेंड होगी. तो यस, जब मीडियम के अंदर हल्का सा भी चेंज आया, वो बैंड हो जाएगी. और किस तरीके से बैंड होगी? इस तरीके से बैंड होगी, मुझ तक ये बैंड होकर के लाइट पहुंचेगी. ठीक है, मुझे ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट है यहां से आ रही है, तो मतलब कहां से आ रही होगी? इस डायरेक्शन से. लेकिन मुझे सोर्स ऑफ लाइट दिखाई एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं देगा, मुझे ऐसी पोजीशन दिखाई देगी जो बिल्कुल ही अलग होगी. ठीक है, तो इससे दो चीजें होती हैं. एक तो हमें किसी भी सोर्स ऑफ लाइट की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता होती, प्लस हमें लाइट, अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा नहीं है तो वो ऐसी अपीयर होती है कि वो लाइट ब्लिंक कर रही है. इसलिए तारे हमें लगता है कि टिमटिमा रहे हैं, लेकिन वो ट्विंकल या टिमटिमाते नहीं है, वो कंटिन्यूअसली बल्ब की तरह ग्लो करते रहते हैं. उनकी रेज हमारे एटमॉस्फेयर में आकर के ऐसा प्रतीत होता है कि वो ब्लिंक कर रही है. समझो जैसे ये मेरे हाथ में टॉर्च है, टॉर्च मैंने ऑन की, अब मैं टॉर्च के आगे आगे ऐसे ऐसे करे जा रहा हूं. तो जब मैं टॉर्च के आगे इस तरीके से वेव कर रहा हूं अपना हाथ, तो लाइट यहां पर ब्लॉक हो गई,
यहां पर पास हो गई, ब्लॉक हो गई, पास हो गई, ब्लॉक हो गई, पास हो गई। ये तो ट्विंकल नहीं कर रहा, इसको तो ऑन ऑफ नहीं कर रहा मैं, ये तो कंप्लीटली कॉन्टिन्यूसली आपको लाइट दे रही है। तो ये जो पार्टिकल्स है एटमॉस्फेयर के, क्योंकि ट्रेवल बहुत फास्ट करते हैं, कहीं डेंसिटी ज्यादा कहीं डेंसिटी कम, तो ऐसा लगेगा कि वो ट्विंकल कर रहे हैं, ब्लिंक कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो इस तरीके से होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी कि एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्रैक्शन। ठीक है, आइए इसको और अच्छी तरीके से एक बार रीड कर लेते हैं। इधर देखेंगे बेटा, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर हैविंग एयर लेयर्स ऑफ वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटीज, बहुत ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटीज में वेरी करती है वो एक दूसरे से, इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अभी अभी बताया ट्विंकलिंग ऑफ व्हाइट स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इसी की वजह से होती है। ठीक है, अब टेम्परेचर भी अलग अलग होता है, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर अलग होगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी उसका टेम्परेचर अलग होगा। ठीक है ना, उसके थ्रू भी वेरी करता रहता है। ठीक है, तो मैंने आपको यहां पर यह भी हाईलाइट कर दिया कि जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, जो हमने लास्ट टॉपिक पे भी डिस्कस किया था, और जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। ठीक है, आई होप ये टॉपिक भी क्लियर हो गया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही है। अब देखिए, जो मैं आपको समझा रहा था कि एग्जैक्ट पोजीशन हमें पता नहीं लग पाती, क्यों? क्योंकि हमें सोर्स ऑफ लाइट दिखाई एग्जैक्ट पोजीशन पर नहीं देता। देखिए, अब इसमें स्टार की पोजीशन यहां पर है, स्टार की पोजीशन यहां पर है। अब ये लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है, कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर की लेयर आई है, एटमॉस्फेयर की लेयर आई है, वहां पर हुआ है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिसकी वजह से लाइट बेंड होती हुई हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, लाइट ऐसे बेंड होती हुई दिखाई दे रही है। अब मेरे लिए या इस बच्चे के लिए तो ऐसा है ना कि लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है, लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है, तो ऐसा लगेगा कि जिस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है वो इसी सेम डायरेक्शन में प्लेस हो रखा है, लेकिन उसकी वो पोजीशन अपैरेंट होती है, वो रियल पोजीशन उसकी नहीं होती। अपैरेंट पोजीशन मतलब एक तरह से ऐसी पोजीशन जो रियल ना हो लेकिन हमें रियल दिखाई देती है, लगती है, एक्चुअल पोजीशन उसकी ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये टॉपिक आई गेस क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। जैसे अभी आपने देखा कि किस तरह से हमें किसी की एक्चुअल पोजीशन दिखाई नहीं देती सोर्स ऑफ लाइट की, सेम हमें सन की भी एक्चुअल पोजीशन दिखाई नहीं देती। क्यों? रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर का होगा ही होगा, तो वो एग्जैक्ट पोजीशन हमें दिखाई देने नहीं देगा। तो बात करते हैं, देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं यहां पर सन की, ये है हमारा सन। ठीक है, अब सनरे जो है वो इस डायरेक्शन से आ रही है, ये आ रही, हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी, लाइन हो जाएगी टेढ़ी, क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ है, बैंड होगी लाइट। ठीक, वही हमें दिखाई देगा कि लाइट यहां से आ रही है तो ऑब्जेक्ट यहां होगा। ठीक है, तो एक्चुअल पोजीशन सन की यहां होगी लेकिन हमें दिखाई यहां पे देगा। ठीक है, तो होता क्या है अब समझेंगे। सन राइज हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, ठीक है, उग रहा है, यानी कि अब समझो सन हमारा यहां पर है, अभी सन जो है ऊपर नहीं आया है, सनराइज नहीं हुआ, एक्चुअल इसकी सनरे ऐसे आ रही है, ऐसे एटमॉस्फेयर में पड़ेगी, इस बच्चे को दिखाई देगा इस डायरेक्शन में, तो सन की डायरेक्शन इसे लगेगी यहां पर है। एक्चुअल में सूरज अभी उगा नहीं है, नीचे है होराइजन से, लेकिन क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है उस वजह से लाइट रे बेंड हो रही है, तो लाइट रे बेंड जिस डायरेक्शन से होकर के आ रही होगी अपैरेंट पोजीशन दिखेगी और ऐसा लगेगा कि सन उग गया है। ठीक है ना, और कितना समय पहले हमें दिखता है, 2 मिनट पहले, 2 मिनट पहले ही एक्चुअल सनराइज से, असली सनराइज से 2 मिनट पहले ही हमें सन विजिबल हो जाता है। समझ में आ गया? सेम इसी तरीके से जब सनसेट होता है, सूर्य डूब जाता है हमारा, ठीक है ना, तो होराइजन से नीचे जाएगा, सूरज डूब जाएगा, अब वही लाइट बैंड होकर के हमें दिखाई देगी, एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखेगी, अपैरेंट पोजीशन दिखाई देगी।
एक्चुअल में सन जो है सेट हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें ऊपर दिखाई दे रहा है। तब तक हमें रोशनी सन की महसूस हो रही होती है। कितनी देर बाद तक होगी? 2 मिनट बाद तक होगी। यानी पूरे दिन में 4 मिनट एक्स्ट्रा सन हमें दिखाई देता है। एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले दिखने लगता है, और एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट बाद तक भी हमें सन दिखाई देता है। किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। आइए इसको रीड करते हैं। एक्चुअल सनराइज happens when the sun is below the horizon in the morning. The rays of light from the sun below the horizon reaches our eyes because of refraction of light. Similarly, the sun can be seen about few minutes after the actual sunset. The sun is available to us about 2 minutes before the actual sunrise and 2 minutes after the actual sunrise. Reason being atmospheric रिफ्रैक्शन, जिसकी वजह से कैसी पोजीशन हमें दिखाई देती है? अपेरेंट पोजीशन दिखाई देती है। समझ में आ गया कि किस तरीके से एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, एडवांस पहले ही दिखने लगा, डिलेड बाद तक सन दिखा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब चलते बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। जैसे मैं कह रहा था कि अगर मैं एक ऐसे रूम में चला जाऊं जिसमें कंप्लीटली अंधेरा हो, जैसे कि आपको इस पिक्चर में आपको क्लियर दिख रहा होगा, जैसे ये पूरा अंधेरा है। मैंने क्या किया हुआ है इस पिक्चर में, आपको पहले से ही एक विंडो और गेट के थ्रू लाइट को पास होते हुए दिखा दिया है। ठीक है ना। अब सोचो ये गेट नहीं होता तो कंप्लीटली अंधेरा होता, एक भी सोर्स ऑफ लाइट नहीं होता। अब मैंने सोचो इस गेट को भी मैंने कवर कर दिया, एक छोटा सा होल किया, छेद किया वॉल के अंदर, तो इस तरीके से लाइट की बीम उस होल के अंदर से ट्रेवल करेगी। अब होगा क्या? क्या सिर्फ वो टॉर्च की तरह सीधी लाइट जाएगी, आजू बाजू में रोशनी नहीं करेगी? करेगी, बिल्कुल करेगी। आप लोग बचपन में देखते होंगे खेलने के लिए कि वो जो बीम ऑफ लाइट आ जाती थी सुबह सुबह 11-12 बजे जब लाइट ऑफ कर देते, उसमें डस्ट पार्टिकल्स आपको उड़ते हुए दिखाई देते थे। आप लोग ऐसे करके खेलते थे उससे। ठीक है, तो अगर बात करें क्या वो पार्टिकल्स ऐसे ही हैं, उनका कोई रोल नहीं है? बिल्कुल है। जब लाइट रे उन पार्टिकल्स पे पड़ रही थी तो वो लाइट को फैलाने का काम कर रहे थे। ठीक है, लाइट को स्कैटर करने का काम कर रहे थे। ठीक, अब जब लाइट आई, पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, लाइट फॉल कर रही है उन पार्टिकल्स पे, तो फॉल जैसे ही कर रही है वो चारों तरफ लाइट को फैला रहे हैं। इसी वजह से जब बीम आएगी सनरेज की, सनलाइट की, तो वो चारों तरफ रोशनी करती हुई चलती है। इसी तरीके से आप कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट अगर देखें, बड़े घने जंगल में जाएं जो बिल्कुल ही ऐसे पेड़ों से कवर हो, अंधेरा होगा, लाइट नहीं पहुंचेगी। हल्का सा भी पॉइंट मिल जाए, हल्का सा भी एरिया मिल जाए जहां से लाइट ट्रेवल कर सकती है, वहां से लाइट ट्रेवल करेगी। ट्रेवल तो इतने से एरिया में करेगी, लेकिन रोशनी थोड़े दूर तक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स है एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर हर जगह प्रेजेंट होते ही होते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है हर जगह होती है? नहीं, हर जगह नहीं होती। तभी तो हमें जो वैक्यूम यानी कि स्पेस की अगर हम बात करें वो ब्लैक दिखाई देता है। क्यों? वहां पर स्कैटरिंग के लिए, लाइट को फैलाने के लिए पार्टिकल्स होते ही नहीं है। और ब्लैक क्यों दिखाई देता है? वहां पे एटमॉस्फेयर भी होता ही नहीं है। इसी वजह से भाई एटमॉस्फेयर नहीं है, पार्टिकल्स नहीं है, तो ना तो वो रिफ्लेक्ट करेगी ना कोई कलर शो करेंगे। ठीक है, तो अब देखो लाइट का फैलाना, पार्टिकल्स के थ्रू लाइट का फैलाना क्या कहलाता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। और ये जो पार्टिकल्स हैं इक्वल अमाउंट में मिक्स्ड होते हैं। ऐसे नहीं है किसी जगह पर कोई सी पार्टिकल ज्यादा हो, किसी जगह पर कोई सी पार्टिकल ज्यादा हो। अगर मैं यहां खड़ा हूं, यहां भी सेम पार्टिकल्स है, दूसरे रूम में चले जाओ, दूसरे रूम में भी सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मिक्सचर है, तो इनको कोलॉइडल पार्टिकल्स भी हम कहते हैं। तो इसलिए जब भी आप डेफिनेशन किसी बुक्स में देखेंगे तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू कोलॉइडल पार्टिकल्स, कोलॉइडल का मतलब होता है सेम रेशियो में हर एक चीज मिक्स्ड हो जाना। जो पार्टिकल्स है डिफरेंट टाइप्स के, वो सेम रेशियो में मिक्स्ड हो जाना। ठीक है, तो जितने भी कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं और इसी को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए जरा इसको पढ़ते हैं। द स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट इज द फिनोमिनन बाय which a beam of light is redirected
in different direction on interacting with the particles present in the medium. जो भी हमारे particles present है उनकी वजह से, उनके ऊपर इंटरेक्ट करने की वजह से ऐसा होता है, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अभी अभी एग्जांपल हमने पढ़ा एक अंधेरे वाले रूम का और कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट का, ठीक है। अब देखिए, द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। लाइट किस कलर की होगी? वो डिपेंड करता है जो पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है। बड़े होंगे पार्टिकल्स तो अलग कलर होगा, छोटे पार्टिकल्स होंगे तो अलग कलर होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली जो कलर डिपेंड करता है कि कौन सा कलर फैलेगा, कौन सा कलर दिखाई देगा, वो डिपेंड करता है पार्टिकल्स के साइज के ऊपर। अब scattered light depends on the size of particles of the scattering particle. Very fine particles scatter mainly blue light. जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादातर कौन सी लाइट को स्कैटर करते हैं? ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं। क्यों? क्योंकि रेड लाइट स्कैटर करने के लिए या तो क्या होना चाहिए? पार्टिकल्स का साइज बड़ा होना चाहिए, या फिर लाइट की इंटेंसिटी इतनी कम कर दो कि वेवलेंथ जो है वो हल्की बदल जाए रेड कलर की, ठीक है। जैसे ही रेड कलर की हल्की सी 19-20 होगी तो वो भी स्कैटर करने लगती है, ठीक है। तो साइज ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पर स्कैटरिंग ऑफ कलर्स डिपेंड करता है लाइट का, ठीक है ना। तो आइए अब इसी टॉपिक से रिलेटेड जो स्कैटरिंग ऑफ कलर्स है उसी से बात करते हैं हमारे स्काई के कलर की। स्काई जो है हमारा आसमान जो है दो कलर का हमें दिखाई देता है जनरली, लाल रंग का और नीले रंग का। जब दिन का समय होता है, दोपहर का टाइम होता है, शाम का टाइम होता है 4-5 बजे वाला, तो हमें आसमान जो है नीला दिखाई देता है 2 बजे, 12 बजे, 10 बजे। लेकिन जब हम सनराइज की बात करें 5:30-6 बजे की, आज समर्स में तो इतना ही हो जाता है, 5:30-6 बजे तक सनराइज होता है, विंटर्स में थोड़ा टाइम लगता है। अब बात करते हैं सनराइज की। तो उस समय जहां पर सनराइज हो रहा होता है वहां पे जो रेडिश क्लाउड्स नजर आते हैं, बड़ा एस्थेटिक सा सीन दिखता है हमें कि हाँ सनराइज हो रहा है, बर्ड्स उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। और सेम सनसेट के दौरान भी दिखता है, ठीक है ना। जब सनसेट हो रहा होता है, सूरज डूब रहा होता है, तब भी आसमान रेड कलर का अपीयर होता है, ठीक। तो रेड भी दिख रहा है, ब्लू भी दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि एक तो साइज जो है हमारे पार्टिकल का वो तो बदलेगा नहीं, लेकिन क्योंकि सन का डिस्टेंस अर्थ से घटता बढ़ता रहता है। कैसे? अगर मैं बात करूं डे टाइम पे, तो सन और अर्थ के बीच का जो डायरेक्ट रे कांटेक्ट है वो डिस्टेंस कम होगा, और जब मैं सनसेट और सनराइज की बात कर रहा हूं तो तब डिस्टेंस ज्यादा होगा। कैसे? इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर मैं डायग्राम को ड्रॉ करूं, ये हमारा अर्थ है, ठीक है ना, ये अर्थ है। अब दोपहर के टाइम पे सन यहां पर है, सन राइज और सनसेट के टाइम पर यहां पर सन है। अब एक्चुअल में डिस्टेंस मैंने जिस तरीके से दिन के समय पर कम ड्रॉ किया है, एक्चुअल में सच में दिन के समय क्या होता है? डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाता है। अब सोचो, मैंने टॉर्च जलाई है, टॉर्च को मैं रख रहा हूं यहां पे और फिर टॉर्च को रख रहा हूं मैं यहां पे, तो लाइट की इंटेंसिटी में क्या होगा? फर्क आ जाएगा। जैसे ही सोर्स क्लोज आएगा उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। यहां पर तो मस्त बढ़िया तरीके से मुझे कलर की लाइट दिख रही होगी, अगर फॉर एग्जांपल लाल रंग की लाइट चल रही है, लेकिन जैसे जैसे पास आती जाएगी तो वो लाल रंग दिखाई नहीं देगा मुझे। एक्चुअल कलर जो होगा वो हल्का सा फ्लक्चुएट कर जाएगा, बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय लाइट की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अंदर बदलाव आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, ठीक। इसी वजह से आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब लाइट दूर से आ रही है तो स्ट्रांग है, वीक है, पास से आ रही है तो स्ट्रांग है। तो बात करते हैं अब इस तरीके से एग्जांपल लेते हैं कि हमारे जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ वो कलर शो करेंगे जिनकी वेवलेंथ 1 मीटर है, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। वही कलर शो करेंगे जिनकी वेवलेंथ क्या है? 1 मीटर है। दिन के समय लाइट पास से आ रही है, रेड कलर की वेवलेंथ हो जाती है ऑलमोस्ट डबल,
मतलब एग्जैक्ट बताओ तो 1.8 टाइम्स बढ़ जाती है हमारे पार्टिकल्स की वेवलेंथ के, ठीक है ना। तो जब वेवलेंथ बढ़ गई, मैंने बताया कि हमारे पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कैसा लाइट का कलर स्कैटर करेंगे, जिसकी वेवलेंथ होगी 1। अब 1.8 वाले को वो स्कैटर नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा है। तो विबग्योर देखते हैं। विबग्योर लाल रंग की जो वेवलेंथ है डबल है, तो लाल रंग से नीचे आता है ऑरेंज। ऑरेंज की भी 1.4 के आसपास होती है, तो वो भी 1 नहीं है, वो भी स्कैटर नहीं होगा। फिर आती है येलो और ग्रीन। येलो और ग्रीन की भी ज्यादा होती है, 1 नहीं होती, वो भी नहीं करेगा। मैच हो जाती है दिन के समय ब्लू से। ब्लू की वेवलेंथ सपोज हो गई 1 मीटर, और पार्टिकल्स किस लाइट को स्कैटर करेंगे, जिसकी वेवलेंथ 1 मीटर होगी, तो उसको दिन के समय वो स्कैटर कर देते हैं, ठीक। अब जब सनसेट और सनराइज के टाइम पे सन हो जाता है दूर, लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है। जैसे कम हो जाती है तो इन सभी कलर्स की वेवलेंथ भी धीरे 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 डाउन होने लगती है, ठीक। जैसे सन दूर जाता जाता है, ठीक है, धीरे धीरे जाएगा, तो हमें ब्लू से हल्का येलोइश दिखता है 5-6 बजे के आसपास, क्योंकि एकदम से ट्रांजिशन नहीं होता किसी भी वेवलेंथ में, अलग अलग वेवलेंथ पे धीरे धीरे कैरी करता हुआ जाएगा, ठीक। तो हमें येलोइश दिखाई देगा आसमान, फिर धीरे धीरे जब 6:30 के आसपास ऑरेंज ऑरेंज सा दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे वो और दूर चला जाएगा सन, और इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो रेड कलर की वेवलेंथ हमारे पार्टिकल्स जिस वेवलेंथ को स्कैटर कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आ जाती है। यानी रेड लाइट की जो है, जो दोपहर के टाइम पे 1.8 टाइम्स थी, अब वो शाम और सुबह के टाइम पर कितनी हो जाती है, एग्जैक्ट 1 हो जाती है। जैसे ही 1 हुई, उस कलर को हमारा पार्टिकल, एयर का पार्टिकल स्कैटर कर देगा। तो बेसिकली साइज और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कलर्स की स्कैटर या स्कैटरिंग ऑफ कलर्स डिपेंड करती है। इसी वजह से हमारे स्काई का कलर हमें ब्लू भी दिखता है, ऑरेंज भी दिखता है, येलो भी दिखता है और रेड भी दिखाई देता है। समझ में आया? तो इस तरीके से लाइट स्कैटर करती है। ये था हमारा चैप्टर। इस चैप्टर को हमने आज इस लेक्चर में वाइंड अप किया। इस चैप्टर के क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी से लगाएंगे। कोई भी किसी तरह का डाउट किसी भी क्वेश्चन में आओ तो कमेंट में वो क्वेश्चन मेंशन जरूर करें, आपको उनके सॉल्यूशन पर्सनल डीएम में आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। और अगले चैप्टर के लिए अगले लेक्चर का वेट करें और जल्दी से जल्दी जाइए सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे हमारे चैनल वर्टेक्स स्टडी स्पेस को, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जल्दी जाइए और ग्रैब कीजिए, ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। चलिए इसी के साथ नमस्कार खत्म करते हैं। जय हिंद।